हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पहला टॉपिक उसका डिस्कस कर रहे थे ब्लड। और ब्लड के दो पार्ट थे, हमने बताए थे आपको। ब्लड के दो पार्ट हैं, एक है सॉलिड पार्ट, एक है लिक्विड पार्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोग इसका लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा वाला पार्ट था वो पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख लीजिए, तो आपको ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब आज हम लोग ब्लड का दूसरा पार्ट देखेंगे जो है आपका सॉलिड पार्ट। ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें आपके ब्लड के सॉलिड पार्ट में आती हैं। अब जो आपका ये ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट है इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सेल्स वाला पार्ट बोलते हैं, हेमाटोक्रिट बोलते हैं। और ये टोटल ब्लड का 45% होता है। आपका लिक्विड वाला पार्ट था 55% और ये होता है आपका 45%। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीसी देखेंगे, आरबीसी को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीसी कहो या रेड ब्लड सेल कहो, इनका और एक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं, एरिथ्रो टर्म, जो एरिथ्रो टर्म है इसका स्टार्टिंग का, इसका मीन होता है रेड तभी, और साइट का मीन होता है सेल। तो रेड कलर की जो सेल हैं उसमें रेड कलर का पिगमेंट मिल रहा है तभी इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। और जो ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी आरबीसी ही पाई जाती हैं। तो नंबर ऑफ़ आरबीसी अब देखें कितनी आरबीसी होती हैं हमारे ब्लड में। तो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 50 से 55 लाख आरबीसी होती हैं। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स हैं ब्लड की हमारे। और ये रेड कलर की होती हैं। रेड कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। अभी ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं, रेड कलर का इनमें पिगमेंट है तभी ये रेड कलर की होती हैं। रेड कलर का पिगमेंट है कौन सा, हीमोग्लोबिन। अब इनके बात करें हम लोग साइज और शेप की, आरबीसी के साइज और शेप की, तो इनका साइज होता है, इनका डायमीटर होता है 7.5 मिलीमाइक्रोन इनका डायमीटर होता है। और जो आपके मैमल्स हैं, मोस्ट ऑफ दी मैमल्स की आरबीसी कैसी होती हैं, इनका शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब है दो तरफ से धसी, इधर से भी ऐसे धसी हुई है, इधर से ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये वाला, इस टाइप से आपकी होती हैं आरबीसी। कैसी होती हैं, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव क्यों होती हैं ये, जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इनमें हीमोग्लोबिन, उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन भरा जाएगा इनमें। और हीमोग्लोबिन क्यों भरा जाएगा, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। वो अभी हम लोग हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे। इनमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और ये विदाउट न्यूक्लिएटेड हैं, बिना न्यूक्लियस की हैं। इनका जब फार्मेशन हो रहा होता तब इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और बाद में इनका न्यूक्लियस जो है वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर कर दिया जाता है, तभी इनको हम लोग बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल। तो जो आपकी आरबीसी हैं इनमें ना कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है। और ये मोस्ट एबेंडेंट सेल हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और आरबीसी के अंदर भरा क्या रहता है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और इनका जो ब्रेकडाउन है, इनके अंदर ब्रेकडाउन रिएक्शन, अब आरबीसी है, सेल्स हैं, कोई सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन तो ये अपना करेगी ही। तो रेस्पिरेशन इसमें होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसमें चलती हैं। वो कैसा होता है रेस्पिरेशन इनका, वो होता है एनएरोबिक वाला। एनएरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी के अंदर होता है, क्योंकि एरोबिक वाला रेस्पिरेशन कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इनमें केवल ग्लाइकोलिसिस चलेगी वही। अगला इसमें पॉइंट दिया है आपका, एम्फीबियंस जो हैं उनकी आरबीसी सबसे लार्जेस्ट आरबीसी हैं। वर्टिब्रेट्स जो आपके हैं, वर्टिब्रेट्स में आपके कौन कौन आते हैं, पीसीज मतलब फिशेज आती हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एवीज और मैमल्स। उनमें जो आपके एम्फीबियंस हैं, जो आपके फ्रॉग, मेढक वगैरह हैं, इनमें इनकी जो आरबीसी हैं सबसे लार्जेस्ट होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। इनका साइज़ कितना होता है, 80 मिलीमाइक्रोन होता है इनका साइज़। मैमल्स की होती है 7 मिलीमाइक्रोन। और सबसे अगर स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात की जाए वो होती है मस्क डियर की। एक होता है मस्क डियर, एक डियर होता है, एक मस्क डियर होता है, कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं, उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। और कैमल और लामा आपके हैं, कैमल वही ऊँट जो है, उनकी आरबीसी में एक वाटर वैक्यूल प्रेजेंट होती है। पहले जो साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि ये जो कैमल है उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, उससे पता चला कि ये
वाटर वैक्यूल है, तो कैमल की जो आरबीसी है उसमें वाटर वैक्यूल होती है और किसी में वाटर वैक्यूल भी नहीं होती है। ओके, तो इतना आरबीसी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आरबीसी कैसी सेल है? ई न्यूक्लिएटेड सेल है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? इसमें पहले न्यूक्लियस था, फिर डिजनरेट हो गया और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भर गया। अब जो इसके अंदर पिगमेंट भरा है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसके अंदर भरा है? आरबीसी के अंदर। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हीमोग्लोबिन आपका है क्या? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। गैसेस जो हैं O2 CO2 हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। लंग्स से आपका ये लेगा, O2 को कैरी करेगा और सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके, और जो सेल्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो बाहर निकालेगा, बाहर फिर से लंग्स में लाएगा, लंग्स से फिर बाहर निकल जाएगी। तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन यही होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है ये। अब जो आपका ये हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना होना चाहिए ये, वो सब देखेंगे। तो एक हेल्दी ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी, जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी। अब हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम वाला पार्ट और एक होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का पार्ट। जो हीम वाला पार्ट है वो इसका 4% होता है, ग्लोबिन जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो 96% होता है। जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स उसमें होती हैं, उसमें से 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? जो प्रोटीन की चेन होती है, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, वो क्या होती है? उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। वही आगे फोल्ड होकर 3D स्ट्रक्चर बना लेती है, तो वही आपकी प्रोटीन बन जाती है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है इसमें 2 अल्फा चेन हैं और 2 बीटा चेन हैं। जो अल्फा चेन है उसमें अमीनो एसिड कितने हैं? 141 अमीनो एसिड हैं। जो 2 बीटा चेन हैं उसमें अमीनो एसिड कितने हैं? 146 अमीनो एसिड हैं। अब इसका हीम वाला पार्ट जो है, जो लोहा वाला पार्ट है, वो हीम वाला पार्ट है। अब इसके भी 2 भाग हैं, इसमें पोरफायरिन रिंग्स होती हैं, उसमें आपका फेरस, आपका आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन की वजह से ही ये रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन। ये पेंटांगुलर स्कीरिंग होती हैं किसकी? पोरफायरिन रिंग जो होती हैं वो। अभी इसका स्ट्रक्चर भी आगे बना है, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो हीमोग्लोबिन में हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक इसका हीम वाला पार्ट है, हीम में भी 4 मॉलिक्यूल हैं, पोरफायरिन रिंग हैं और आयरन है। ग्लोब्यूलिन वाले पार्ट में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अब ये आरबीसी का नीचे स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर भरा क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, ना कोई न्यूक्लियस होता है, बाहर केवल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? जो आरबीसी है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये ऐसे धसी क्यों होती है 2 साइड से? बाइकॉन्केव क्यों होती है? क्योंकि जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो सके। अब जो एक आरबीसी है, हम लोग के 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम या 12 से 14-15 बोल सकते हो, हीमोग्लोबिन नॉर्मली होता है। अब एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो ये देखिए, ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आपकी एक आरबीसी है उसके अंदर 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। और पूरे ब्लड में 1 mm ब्लड में हमारी आरबीसी कितनी होती है? 50 से 55 लाख। तो सोच लो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कितने होंगे पूरी बॉडी में? तो बहुत ज़्यादा होंगे, करोड़ों में होंगे। हीमोग्लोबिन 2 भाग हैं, हीम, ग्लोबिन। हीम इसका रेड वाला पार्ट, ग्लोबिन इसका प्रोटीन वाला पार्ट। ये यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। अब ये आपका स्ट्रक्चर बना है किसका? हीमोग्लोबिन का। ये देखो पोरफायरिन रिंग है इसमें, और ये जो आपका हीम वाला पार्ट है उसमें पोरफायरिन रिंग होती है और आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो ये बने हैं। और ये 2 ऊपर अल्फा चेन बनी है, उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं। जो नीचे 2 बीटा चेन होती हैं, ये क्या होती हैं? ये ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं। इनमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। हीम नामक रेड कलर का पिगमेंट 4 पोरफायरिन रिंग तथा आयरन से मिलकर बना होता है। इस हीम के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है, ये हमने आपको बता ही दिया है पहले से ही। और O2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। यह CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करता है, लेकिन O2 का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो अपने आप कैरी कर लेता है। लेकिन जब CO2 का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वो उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे
तो वहाँ बताएंगे ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम भी है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, जो एनिलिडा हैं, एनिलिड्स हैं, एनिलिडा का मतलब जो आपके केचुआ हैं, जोंक हैं, केचुआ का जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा पोस्टमा, जोंक मतलब हिरुडिनेरिया, ये हैं, इनमें आरबीसी एब्सेंट होती है। तो इनका जो हीमोग्लोबिन है, जब आरबीसी ही नहीं है तो इनका हीमोग्लोबिन जो है वो उसके प्लाज्मा में ही घुला रहता है। तो एनिलिडा में आरबीसी होती नहीं है तो इनका हीमोग्लोबिन वही लिक्विड वाले पार्ट में ही पाया जाता है। और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन की जगह पे दूसरा पिगमेंट होता है, वो कौन होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का कलर कैसा होता है उसमें? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है तभी वो रेड कलर का होता है। और हीमोसाइनिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं या आपके मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड में जितने आपके इंसेक्ट हैं, मच्छर मक्खी, जितने भी इंसेक्ट कीड़े मकोड़े देखते हैं वो सब आर्थ्रोपोड में आते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी क्वेश्चन आता है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का है। तो इसमें कौन सा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन किस कलर का होता है? ये होता है आपका ब्लू ग्रीन कलर का। ब्लू ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन के स्थान पर कापर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है और हीमोसाइनिन में कापर होता है, तभी ये ब्लू ग्रीन कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। किसका है? ये आर्थ्रोपोड और मोलस्क में। अब अगली प्रोसेस है, आरबीसी का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है वो देख लिया। अब फार्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फार्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग हीमोपोएसिस। फार्मेशन ऑफ ब्लड कार्प सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। ब्लड कार्प सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स तीनों आ जाएंगी। उन तीनों के फार्मेशन को अगर कहें तो हम लोग हीमोपोएसिस बोल सकते हैं। अगर उनमें से एक को लें आरबीसी के फार्मेशन को, तो उसको कहते हैं हम लोग इरिथ्रोपोएसिस, क्योंकि आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, तो उसके फार्मेशन को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अब इरिथ्रोपोएसिस हम लोगों की बॉडी में कैसे होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे होती है, कहाँ होती है, किस पार्ट में होती है, वो देखेंगे। फार्मेशन ऑफ आरबीसी, हम लोग की एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फार्मेशन होता है यॉर्क सैक, यॉर्क सैक में होता है, और लीवर एंड स्प्लिन में होता है। जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसमें कहाँ होता है? यॉर्क सैक में होता है, ठीक। और लेट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में थोड़ा डेवलप हो गया एम्ब्रियो, उसके बाद कहाँ होगा? लीवर एंड स्प्लिन में होगा। क्योंकि सबसे पहले पूरी बॉडी जब बनानी है तो सबसे पहले हार्ट ही बनाया जाता है, क्योंकि जितने आर्गन बनेंगे वहाँ फिर न्यूट्रिशन पहुँचाएगा कौन? तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही पहले बनता है, तभी आपका जब हीमोग्लोबिन भी बनेगा। और जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पूरा बनेगा तो वहाँ सारा कुछ बनना चाहिए, क्योंकि जब आरबीसी नहीं होगी, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो ये सबसे पहले बनाई जाती हैं, एम्ब्रियो में ही बन जाती हैं। तो यॉर्क सैक में बनेंगी आरबीसी और लीवर स्प्लिन में बनेंगी। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का हो गया। हम लोग अब बड़े हो गए तो एडल्ट में इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। अब रेड बोन मैरो में कैसे होता है वो देखेंगे आगे। हाँ, आरबीसी फार्मेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? आयरन और प्रोटीन हो, तो आयरन प्रोटीन की जो मात्रा है वो बॉडी में अगर सही है तो इसका फार्मेशन होता रहता है। कहाँ होता है हम लोगों में? वो होता है रेड बोन मैरो में। अब कैसे होता है वो भी देखेंगे। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए, उसके मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अब जो आरबीसी हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे। हम लोग की जो बोन्स होती हैं उनमें होता है एक रेड बोन मैरो। ये आपकी बोन है, ये इसका हेड वाला पार्ट है। हेड वाले पार्ट में भरा रहता है रेड कलर का बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। तो वो रेड बोन मैरो में हमारी पाई जाती हैं एक सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो ल्यूकोब्लास्ट बना सकती हैं, मेगाकैरियोसाइट बना सकती हैं और इरिथ्रोब्लास्ट बना सकती हैं। स्टेम सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, वो डब्ल्यूबीसी को भी बना सकती हैं और प्लेटलेट्स को भी बना सकती हैं और आरबीसी को भी बना सकती हैं। तो अब स्टेम सेल एक्टिव हो गई कहाँ की? रेड बोन मैरो की। उन्होंने क्या बना लिया? इरिथ्रोब्लास्ट। अब इरिथ्रोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट हैं? अभी आपके ये बोन मैरो में प्रेजेंट हैं। तो स्टेम सेल से जब आपकी इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स बनती हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इरिथ्रोब्लास्ट से जब स्टेम सेल से बनी आपकी इरिथ्रोब्लास्ट, वो विद न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिल हैं। फिर ये थोड़ा डेवलप होंगी, मैच्योर होंगी थोड़ा, तो इनसे बनती हैं फिर रेटिकुलोसाइट। फिर जब रेटिकुलोसाइट बन जाती हैं तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन भरा जाता है, हीमोग्लोबिन भरा जाता है। फिर इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनिल हैं और जो इनका न्यूक्लियस है उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। जो न्यूक्लियस है उसको डिजनरेट कर दिया जाता है बोल सकते हो, या बाहर निकाल दिया जाता है। तभी जो आपकी आरबीसी है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो भी होती है, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी में भी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। आपकी आरबीसी में कैसे निकला न्यूक्लियस वो भी आप लोगों ने देख लिया, तभी इसको बोल रहे हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल। मैच्योर आरबीसी बन गई रेड बोन मैरो में, फिर ये ब्लड में पहुंच जाएगी अपना।
अब जो आरबीसी फार्मेशन को इंड्यूस कौन कर रहा था, आपका आयरन हो, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो, और क्या हो, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सब उसको इंड्यूस करते हैं आरबीसी फार्मेशन को। आरबीसी फार्मेशन मतलब इरिथ्रोपोइसिस को। और कुछ हार्मोन्स भी इसको इंड्यूस करते हैं। हार्मोन्स कौन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ निकलता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, सिक्रेटेड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहाँ होता है, ये किडनी का एक पार्ट है, किडनी में निकलता है आपका इरिथ्रोपोइटिन। और टेस्टोस्टेरोन हम लोग मेल्स में निकलता है ज़्यादा, तभी फीमेल्स में कम होता है ब्लड। मेल की कंपैरिजन फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है। उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती है मंथली, उसकी वजह से भी कम होता है। और ये हार्मोन्स की भी कारण होता है कि उनमें ब्लड कम होता है। हम लोगों में 5 से 5.5 लीटर होता है, उनमें 4.5 लीटर के लगभग होता है। थोड़ा अंतर होता है, एक लीटर का अंतर वही लगभग होता है। अब आरबीसी का फार्मेशन हमने कर लिया। रेड बोन मैरो में कैसे किया, स्टेम सेल थी, स्टेम सेल से मेच्योर होकर कौन सी सेल्स बनी आपकी, इरिथ्रोब्लास्ट बनी। इरिथ्रोब्लास्ट में मेच्योर हुई तो रेटिकुलोसाइट बनी। रेटिकुलोसाइट से न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया गया, हीमोग्लोबिन भर दिया गया। फिर एक मेच्योर आरबीसी बन गई, उससे न्यूक्लियस बाहर हो गया, तभी उसको बोल रहे थे इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। अब आरबीसी बन गई। अब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है भाई, इसका लाइफ स्पैन होता है, ये कितने दिन तक जीवित रह सकती है, ये 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर 120 दिन, आफ्टर 120 डेज, 120 दिन के बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी अकर्स बाय मैक्रोफेज इन स्प्लीन। इसका ब्रेकडाउन होता कहाँ है, एक आर्गन है हम लोगों की बॉडी का स्प्लीन, वहाँ होता है इसका ब्रेकडाउन आरबीसी का। अब ब्रेकडाउन से क्या क्या बनता है इसमें, आरबीसी में तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल ली जाएंगी, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। वो कैसे किए जाएंगे वो भी अभी हम लोग देखेंगे इसमें। तो जो स्प्लीन है इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये यहाँ पे लिखा है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्र। आरबीसी को वहाँ क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तभी इसको आरबीसी का कब्र या आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है स्प्लीन में। ये बना 2 पार्ट से था, हीम और ग्लोबिन। इसके जो हैं आरबीसी के हीम वाला पार्ट और ग्लोबिन वाला पार्ट, इसके अंदर भरा मेनली क्या है, हीमोग्लोबिन, तो वही टूटेगा। जो हीम वाला पार्ट है उसमें तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब। इसमें आयरन वाला जो पार्ट है इसको लीवर में स्टोर कर लिया जाएगा, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है इसको भी लीवर में स्टोर कर लिया जाएगा। और जो इसकी पोरफायरिन रिंग है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लीवर में बाइल पिगमेंट्स में। ये होते हैं हाईली टॉक्सिक, इसीलिए इनको बाइल पिगमेंट में रिलीज़ करके उसी बाइल जूस के थ्रू बाहर इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और इनको फीकल मैटर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हीं की वजह से जो हम लोग का फीकल मैटर है वो येलो कलर का होता है। किसकी वजह से, बाइल पिगमेंट्स का। ये पार्ट किसका है, आरबीसी का। इनको ब्रेकडाउन, इनका ब्रेकडाउन कहाँ हुआ था, आरबीसी का स्प्लीन से। और इनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बाइल पिगमेंट्स का। बाइल पिगमेंट के जो आपकी आरबीसी थी, आरबीसी के हीमोग्लोबिन वाले पार्ट से जो अलग हुई थी पोरफायरिन रिंग से आपका बना दिया जाता है बाइल पिगमेंट। फिर उसको इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल में डाल दिया जाता है, वहाँ से फीकल मैटर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट जो होता है आपका वो हाईली टॉक्सिक होता है। एलिमेंट्री कैनाल से ये आउट कर दिया जाता है। तो हमने देख लिया, इसका ब्रेकडाउन भी देख लिया। ब्रेकडाउन होता कहाँ है, इसका ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन में, तभी उसको स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, कुछ छूटे हुए पॉइंट हैं, जैसे कुछ जो छूट गए हैं इसमें वो देखेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला नोट यहाँ पे लिखा है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर स्ट्रोमैटिन नामक स्ट्रक्चरल प्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस का एक डेंस नेटवर्क होता है। जो आरबीसी हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं डोनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर स्ट्रोमैटिन नामक एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, और कोलेस्ट्रॉल होता है, और कुछ फैटी एसिड एक डेंस नेटवर्क, डेंस जाल बनाते हैं, उसी में जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं वो फंसे रहते हैं। तो ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट है, आरबीसी का शेप जो है बाई कॉन्केव क्यों होता है, जिससे क्योंकि उससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, आरबीसी का न्यूक्लियस मेचुरेशन की 3rd स्टेज में डिजनरेट हो जाता है। रेटिकुलोसाइट वाली जो स्टेज है वहाँ हमने देखा था एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया गया था या डिजनरेट कर दिया गया था, तभी आगे चल के जो मेच्योर आरबीसी बनेगी उसमें हीमोग्लोबिन, अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन भरा होगा, और वो इन्यूक्लिएटेड सेल बोली जाएगी। ये हम बता चुके हैं पहले, लिखा है यहाँ भी। अब आरबीसी की काउंटिंग अगर करनी है तो वो कौन सी मशीन होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो है आपका हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से काउंटिंग ऑफ आरबीसी होती है। और आरबीसी मोस्ट एबंडेंट सेल हैं। 1 ड्रॉप ऑफ ए ब्लड, एक बूंद ब्लड की जो है उसमें 26 करोड़ आरबीसी होती हैं। कितनी होती हैं, 26 करोड़, 26 करोड़ आरबीसी एक बूंद खून में होती हैं। और होल ब्लड ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी के ब्लड में अगर आरबीसी की काउंटिंग की जाए तो लगभग होंगी वो 2.5 × 10⁻13। अब इसमें आप 0 लगा के
फिर वो कर सकते हैं कितनी होंगी ये पूरे ब्लड में। अब जो आपके फ्रॉग होते हैं, जो मेढक हैं, उनमें एरिथ्रोपोइसिस की साइट होती है लीवर स्प्लीन। जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें भी लीवर स्प्लीन में होता है एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉग के लीवर स्प्लीन में हमेशा ही होता है। हम लोगों में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा था लीवर स्प्लीन और यॉक में, इसमें एडल्ट में भी होता है। हम लोगों में मतलब मैमल्स में एडल्ट में कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। अब ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यदि आरबीसी को डिस्टिल्ड वाटर या हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन में रखा जाए तो आरबीसी बर्स्ट हो जाएगी, उसकी हीमोलिसिस हो जाएगी। अब आरबीसी है उसको वाटर में रख देंगे, इसके अंदर भरा क्या है, हीमोग्लोबिन, वो है डेंस, वो है कंसनट्रेट, उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है। बाहर पानी में रख दिए, वो उसका कंसनट्रेशन कम है, तो यहाँ ऑस्मोसिस होगी, यहाँ से पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा आरबीसी में, तभी आरबीसी बर्स्ट मतलब दग जाएगी और ये हीमोलिसिस एक टाइप की हो जाएगी। यदि आरबीसी को हाइपरटोनिक, जित आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है, जो हीमोग्लोबिन है, वो उससे गाढ़े वाले फ्लूइड में अगर रख दिया जाए तो इसका बाहर आ जाएगा, जो इसके अंदर का आरबीसी के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी आरबीसी, ये पॉइंट लिखा है। हाँ, आरबीसी मोस्ट एबंडेंट सेल हैं, जहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी होगी वहाँ पर 600 आरबीसी होंगी। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछे तो 600:1 होगा। आरबीसी 600 होंगी, वहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी होगी। अगला नोट है, आरबीसी ब्लड में है तो वो बढ़ भी सकती हैं और अपनी नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल मात्रा से कम भी हो सकती हैं। अगर बढ़ गई तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, अगर कम हो गई तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोपिनिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। जो ब्लड वाला कैंसर होता है उसमें मेनली डब्ल्यूबीसी, जो मोस्ट पॉपुलर ब्लड कैंसर है उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की नंबर इंक्रीज़ होती है। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। अगर इनकी नंबर डब्ल्यूबीसी की इंक्रीज़ हो रही तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी डिक्रीज़ हो रही हैं तो इरिथ्रोपिनिया बोलेंगे। अब अगला पॉइंट है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया हो जाता है वही खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, वो होता है आपका एनीमिया। ये क्यों होता है, इसके कारण हो सकते हैं ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ आरबीसी या ड्यू टू लेस एरिथ्रोपोइसिस। जो एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कम मात्रा में हो रहा है बॉडी में, या फिर आरबीसी किसी इन्फेक्शन की वजह से डिजनरेट हो रही हैं, तो आपको एनीमिया हो जाएगा, जिससे आपको कोई खून की कमी हो जाएगी। इसके लिए आपको B12 और फोलिक एसिड लेना पड़ेगा। इनकी भी डिफिशियंसी होती है तब भी आपको एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं B12 और फोलिक एसिड ये स्टिमुलेट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस को, जिससे ये इनकी अगर B12, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी है तो रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस कम हो जाएगी, जिससे परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। ओके, एनीमिया के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अगला है हाइपॉक्सिया या एनॉक्सिया। हिल्स जो होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है, वहाँ हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है, तो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में हमारे कम हो जाएगा, तभी यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं हाइपॉक्सिया। ब्लड पहाड़ों पे हम लोग गए, वहाँ ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तभी हाइपो टर्म किसके लिए आता है, कम के लिए आता है। ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, हाइपो मतलब कम, तो ब्लड में आपकी ऑक्सीजन कम हो गई, तभी इसको बोलेंगे हाइपॉक्सिया। पहाड़ों पर लोगों में आरबीसी अधिक बनने लगती हैं, जिससे अधिक हीमोग्लोबिन O2 को कैरी करने के लिए उपलब्ध होगा, आता है, पूरी O2 ले जाएगा। अब पहाड़ों पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, जिससे आरबीसी बॉडी ज़्यादा बनाने लगेगी, एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होने लगेगी, जिससे अगर कम भी ऑक्सीजन है तो आरबीसी के नंबर बढ़ जाएगी, तो जितनी ज़रूरत है बॉडी में ऑक्सीजन को उतनी वो ले लेगा बाहर से। ओके, तभी पहाड़ों पे जाने से खून बढ़ जाता है, ये भी बोलते हैं। अगला नोट नंबर 11 है आपका, इसके बाद आपका आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। जल्दी ही आप लोगों का वाइट बोर्ड भी आ जाएगा, क्या जाएगा, वो रखा ही है फ़िलहाल, उस पर क्लास हम ले नहीं रहे हैं, उसको जब सेटअप बना लेंगे पूरा, तब पहले सब्सक्राइबर 1000 के लगभग हो जाएं, डेली सब लोग वीडियो देखें, तब हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अगला नोट नंबर 11 है। नोट नंबर 11 क्या है आपका, फ्रेश ड्रॉप ऑफ ब्लड। एक ताज़े खून की बूंद रख लो एक स्लाइड पर, उस पर कवर स्लिप लगा दो, तो आरबीसी सिक्के जैसे होते हैं, एक के ऊपर एक सिक्कों का ढेर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, सिक्के के ढेर जैसे अरेंज हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन या रोलेक्स फॉर्मेशन। ये क्यों हो जाता है, किसी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लोटिंग बहुत धीमा हो जाने से भी रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है, जब आरबीसी सिक्के के ढेर जैसे, जब आरबीसी की नंबर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो ये एक के ऊपर एक, जिसे हम लोग ग्रेना पढ़े थे वहाँ क्लोरोप्लास्ट में, वैसे ये एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगी, तो इसको बोलेंगे रोलेक्स फॉर्मेशन। ये अगर आपके एग्जाम में आए तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आपका आज आरबीसी का टॉपिक हो गया है। ये दूसरी क्लास थी आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगली क्लास में हम डब्ल्यूबीसी डिस्कस करेंगे। ओके।